नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय बंगाल। इससे पहले पढ़ा था हमने कि किस प्रकार जो हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों की स्थापना हुई। ये हम पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का जो दौर है, किस प्रकार औरंगजेब के बाद से, या औरंगजेब से ही कहिए कि जो मुगलों के अधीन साम्राज्य थे या मुगलों के अधीन राज्य थे, वो किस प्रकार एक एक करके स्वतंत्र होते गए और जो मुगल साम्राज्य था अंत में केवल दिल्ली तक सिमट कर रह गया। तो आज बात करते हैं बंगाल की। देखिए, बंगाल का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मुर्शीद कुली खां को। बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां। ओके, वास्तव में ये जो यहाँ का शासक जो था, ये वास्तविक शासक तो 1700 से ही था। 1700 वास्तविक शासक 1700 से ही था, यानी कि जब औरंगजेब से ही था, जब उस समय औरंगजेब जिंदा था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक, जब ये दीवान था, एक स्वतंत्र शासक की तरह ये कार्य कर रहा था, लेकिन ये वास्तविक शासक तो था, ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये समय समय पर जो मुगल बादशाह है उसको नजराने देता रहता था, यानी कि पैसे समय समय पर देता रहता था। इसने बंगाल में शांति की भी स्थापना की। हालांकि 1717 में जो मुर्शीद कुली खां है, मुर्शीद कुली खां 1717 में बंगाल का सूबेदार बना। बंगाल का सूबेदार बना 1717 में। ओके, लेकिन वास्तव में कब से था? 1700 से ही फ्री काम कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने विद्रोह दबाए, बंगाल में विद्रोह दबाए, जो प्रशासन व्यवस्था है उसको सुधारा भी, भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। इसके समय 3 विद्रोह हुए। 3 विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। तो सीताराम तो राम से याद हो जाएगा, उदय नारायण संगीतकार है, ये भी याद हो जाएगा। एक बचा गुलाम मोहम्मद। तो इन 3 लोगों ने विद्रोह किए। जो पहला विद्रोह हुआ, दूसरे में सुजात खां था और तीसरे में नजात खां था। इन तीनों को इसने पराजित किया और इनकी जो जागीर थी या जमींदारी थी, वो किसको दे दी? अपने कृपा पात्र या अपने विश्वास पात्र राम जीवन को दे दी। ओके, किसको दे दी? राम जीवन को दे दी। देखिए, केवल ये याद करना, केवल बड़े एग्जाम के लिए। ओके, बड़े एग्जाम के लिए इनको याद करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1727 में जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था शुजाउद्दीन, ये गद्दी पर बैठा। ये 1727 में 27 शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसका बेटा सरफराज गद्दी पर बैठा, मात्र 1 साल रहा और अलीवर्दी खां ने इसको हटा दिया। और 1740 में आया अलीवर्दी खां। इसने भी यहाँ शांति की स्थापना की, सुव्यवस्था बनाई और उद्योगों को बढ़ावा दिया। यानी कि कुल मिलाकर जो तीनों शासक हैं, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, ये तो 1 ही साल रहा, सरफराज, इसको छोड़िए, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां, इन्होंने बंगाल में सकारात्मक सुधार किए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मुर्शीद कुली खां था, इसने नया भू राजस्व बंदोबस्त, यानी कि जो जमीन का टैक्स लेते हैं, भाई किसान है, खेती कर रहे हैं, तो क्या करते थे? भू राजस्व यानी कि टैक्स देते हैं, पता ही होगा आप सभी को। तो भू राजस्व बंदोबस्त से क्या काम किया इसने? जो जागीर थी, जागीरों के बड़े भूभाग को खालसा भूमि में परिवर्तित किया, यानी कि उसको सरकारी भूमि बना दिया। उसको क्या बना दिया? सरकारी भूमि बना दिया। और अलीवर्दी खां ने क्या काम किया? मुर्शीद कुली खां ने ही क्या काम किया? इजारा व्यवस्था भी लागू की। इजारा व्यवस्था का मतलब है कि जागीर को ठेके पर दे देना, यानी कि किसी को सामंत बना दिया, सामंत यानी कि वहां का शासक बना दिया, और उससे एक फिक्स अमाउंट वसूल करना शुरू कर दिया और उसको बोल दिया आप किसानों से जितना मर्जी वसूल करो, लेकिन हमको ये अमाउंट चाहिए। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण हुआ कहीं ना कहीं।
और इसने एक तकावी ऋण भी शुरू किया। तकावी ऋण का मतलब है यानी कि सरकारी उनको लोन देती थी ताकि जो किसान लोग हैं अपना जो भू राजस्व है उसको समय पर वसूल करें। तकावी ऋण भी देती थी, लेकिन इनकी कमियां क्या थी, ये जो थे लगान को यानी कि राजस्व को बड़ी ही निर्दयता से वसूल करते थे। कौन करेगा? यह सामंत, जिसे ठेका किया यानी कि जिससे इन्होंने इजारा व्यवस्था का एग्रीमेंट किया। ठीक है जी, तो जिस सामान से इजारा व्यवस्था कर दिया है उसको क्या है, फिक्स अमाउंट देना है और वो किसानों से जितना मर्जी वसूल करे। तो इसका मतलब उसकी मनमानी चलती थी पूरी और वो जबरदस्ती किसानों से पैसे वसूल, भू राजस्व वसूल करता था। चाहे अकाल आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी हो उसे उसका टैक्स लेना होता था। कुछ एक आध उदार लोग थे जो शायद माफ कर देते थे, अन्यथा अधिकांश जो सामंत थे इस व्यवस्था के तहत जबरदस्ती किसानों से भू राजस्व वसूल करते थे। हाँ, इसने एक अच्छा काम किया कि गैर कानूनी जो भी टैक्स थे सारे हटा दिए। इन तीनों के शासनकाल में, तीनों मतलब मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन और अली वर्दी खां, इन तीनों ने ही भारत और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनको पता है कि व्यापार बढ़ेगा तो राज्य की आमदनी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा कारण क्या था, जो था बंदरगाह। यहाँ पर क्या थे, बंगाल में क्या थे, बंदरगाह थे, महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिनसे और देशों में और राज्यों में क्या होता था, व्यापार होता था। तो ये सब ये समझते थे और भारतीय और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन इन्हें पता था विदेशी वाले थोड़ा बदमाश है, तो उन पर कड़ा नियंत्रण भी इन्होंने रखा। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में, हम पढ़ चुके हैं, यहां पर किलेबंदी नहीं करने दी। क्योंकि अगर वो किलेबंदी कर लेते और अपने सैनिकों को वहां पर लगा देते किले की सुरक्षा के लिए, तो इन सूबेदारों को या इन सामंतों को अंग्रेजों को हराना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इनकी नीयत पता लग रही थी। इसके बावजूद भी ये सारे के सारे जो शासक थे ये नासमझ और लापरवाह साबित हुए। और 1700 के 7 के बाद यानी कि औरंगजेब के बाद तो स्थिति ऐसी आई कि ये धमकी देने लगे। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या देने लगी, धमकी देने लगी। उसने अपनी एक छोटी सी फौज भी बना ली, सैनिक क्या उस, और वो बोलते किस लिए थे कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, यानी कि किले की या ये कि ये हमारे बिजनेस की सुरक्षा के लिए, हमारे जो गोदाम है उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक, हालांकि जब ये धमकी देते थे तो ये जो शासक थे वो सोचते थे कि ये बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही थोड़े से सिपाही हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत ही कमजोर है, मात्र व्यापारी हैं। उसका कारण ये था क्योंकि इनको पूरी दीन दुनिया का या पूरे विश्व का पता नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया है, जो इनकी विध्वंसकारी कार्य है उनके बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों, इन्होंने अफ्रीका में क्या किया है, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में क्या किया है, इन्होंने लैटिन अमेरिका में क्या किया है, गए थे वहां पर क्या व्यापारी बनकर और वहां का पूरा कब्जा कर लिया और वहां के संसाधनों का जबरदस्त दोहन किया। इन सब की जानकारी इन जो सूबेदार थे इनको नहीं थी, इसलिए इन्होंने इनको बहुत ही कमजोर आंका, इनकी शक्ति को बहुत ही कम आंका। हालांकि इसको जवाब दे सकते थे मगर नहीं दिया। और इन्होंने अपनी जो फौज थी उनको शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी नहीं किया। जो मुर्शीद कुली खां यानी कि जो स्वतंत्र शासक ही मान लो, जो सबसे पहला वाला था, देखिए मुर्शीद कुली खां के नाम पर ही बंगाल की पहली राजधानी थी मुर्शिदाबाद। कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। ओके, इसकी जो सेना थी, इसकी सेना में मात्र 2000 घुड़सवार सैनिक थे, 2000 घुड़सवार सैनिक थे और 4000 पैदल। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी सेना होगी, कितना बड़ा बंगाल, और सेना मात्र कितनी थी? 2000 प्लस 4000। और अली वर्दी खां के समय तो मराठों का इतना अटैक हुआ, इतना जबरदस्त अटैक हुआ कि वो परेशान होकर उसने जो उड़ीसा था, अली वर्दी खां ने उड़ीसा उसको दे दिया मराठों को। देखिए जो ये वाला बंगाल है, ये बंगाल है, बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा संपूर्ण क्षेत्र प्लस बांग्लादेश, ये वाला बंगाल है। आज का मात्र पश्चिम बंगाल नहीं है, बंगाल बिहार उड़ीसा बांग्लादेश पूरा का पूरा ये था बंगाल। और यहाँ तक कि जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं वो भी इसी में शामिल थे। अली वर्दी खां के बाद क्या हुआ, 1757 में सिराजुद्दौला बैठा। इसके समय तो ये स्थिति थी कि जो न्यायिक अधिकारी थे और काजी थे और मुफ्ती थे वो तक घूस लेते थे, यानी कि स्थिति काफी दयनीय थी।
और सिराजुद्दौला को एक छोटे से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में धोखे से अंग्रेजों ने क्या किया, हरा दिया। और अपने एक मोहरे को, यानी कि जो उसका सेनापति था, प्लासी का जो पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर को क्या है, इसकी जगह शासक बना दिया, यानी कि कठपुतली शासक। अंग्रेज जो बोलते थे उसको वही करना होता था। देखिए, तो वैसे तो हम क्या करते हैं, रटते हैं भूलते हैं, रटते हैं भूलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, बंगाल की एक पृष्ठभूमि आपके सामने आ गई। अब इससे संबंधित जो भी घटनाएं होंगी वो आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। कहीं आप किसी को समझा सकते हो, किसी को बता सकते हो, आपके ये सब चीजें इंटरव्यू में भी काम आएंगी। ओके जी, एक रिवीजन करते हैं। बंगाल का शासक कौन था, बंगाल की स्थापना किस शासक ने की? यस 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 यस, मुर्शीद कुली खान है। गुड। ओके, इसके समय कितने विद्रोह हुए? 3 विद्रोह हुए। किस किस का? सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। फिर सुजात खान, नजात खान। इसके बाद शासक कौन आया? इसका दामाद शुजाउद्दीन। इसके बाद कौन आया? इसका बेटा सरफराज। उसके बाद 40 में कौन आया? अली वर्दी खां। और मुर्शीद कुली खां के समय इन्होंने क्या काम किया? इजारा बस्ता इनके ठेके पर राजस्व दे दिया, ठीक है। तकावी ऋण, तकावी ऋण मतलब सरकार ही लोन देती थी ताकि वो अपना भू राजस्व समय पर दे सके किसानों को, ठीक है। तो तकावी ऋण भी आता है। तकावी ऋण ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है तकावी ऋण। तकावी ऋण क्या होता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। इन्होंने कड़ा नियंत्रण किया किस पर? विदेशी व्यापारियों पर। व्यापार को बढ़ाया, ठीक है, बढ़ावा दिया। और इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूरे विश्व में उनके क्या क्या कारनामे, इनको उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी शक्ति को बहुत ही कम आंकते थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई महत्वपूर्ण या ठोस कार्रवाई इन्होंने नहीं की। इनको नहीं पता था कि अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, लैटिन अमेरिका में इन्होंने क्या काम किए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कैसे वहां के संसाधनों को लूटा है। और मुर्शीद कुली खां मात्र 2000 घुड़सवार सेना, 4000 पैदल सेना। याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कितनी छोटी सेना थी। और अली वर्दी खां के बाद कौन आया? सिराजुद्दौला। तो अगर आपसे पूछे कि सिराजुद्दौला से पहले शासक कौन था? अली वर्दी खान है। और अली वर्दी खान ने ही सिराजुद्दौला को बताया था कि जो ये अंग्रेज है ये क्या है? मधुमक्खी की तरह है। ये सेंटेंस बोला था, ये क्या है? मधुमक्खी की तरह है, अगर इनको छेड़ोगे तो सारे के सारे मिलकर काट लेंगे, और नहीं छेड़ोगे तो क्या देंगे? शहद देंगे। ऐसा वाक्य एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ने को मिला, ऐसा इसने बोला था। तो आज हो गया हमारा बंगाल, ठीक है। इसके बाद 1-2 राज्य और हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर और पढ़ेंगे, वो है शिवाजी। क्या? शिवाजी। हाँ, मेरी एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, आपको केवल एक ही चीज सिखाती है, आपको कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी कार्य केवल एक ही चीज सिखा सकती है, और वो है आपकी कोशिश, कोशिश, कोशिश एंड कोशिश। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो यू कैन डू लर्न एवरीथिंग, ओके। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, बार बार इसको नहीं देखेंगे, बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, या वीडियो छोड़िए, आप कुछ भी बार बार नहीं करेंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, ओके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी, और इसकी एक पृष्ठभूमि बंगाल के जो है दिमाग में बैठ गई होगी। तो बंगाल भी अब क्या हो गया? मुगल प्रशासन से अलग। इससे पहले क्या हो गया था? हैदराबाद भी अलग। हैदराबाद की अधीन क्या था? कर्नाटक। तो हैदराबाद गया, ये गया, मराठा साम्राज्य गया। मराठा मतलब जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है। अब देखेंगे मैसूर कैसे जाएगा, मैसूर को वो कैसे युद्ध करके जीतेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।